आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ ज़ेबा अंजुम। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। हूती ग्रुप को ट्रंप ने दहशतगर्द तंजीम करार दिया। अब इजराइल से मुतालिक जहाजों को निशाना बनाएंगे हूती। ट्रंप ने सऊदी प्रिंस को सदर बनने के बाद किया पहला फोन। सऊदी ने अमेरिका में $600 बिलियन इन्वेस्टमेंट की दी मंजूरी। शिफा उर रहमान की हिमायत में असदुद्दीन ओवैसी ने ओखला में किया रोड शो। AIM के सपोर्ट में उमड़ा जन सैलाब। कपिल शर्मा और राजपाल यादव को मिली धमकी, मांगे पूरी नहीं करने पर जाएगी जान। आग की अफवाह ने मचाई भयंकर तबाही। जलगांव में ट्रैक पर हुई 13 लोगों की मौत। रजौरी में पुरअसरार मोते बनाया गया ऑब्जर्वेशन सेंटर। पूरे गाँव को किया गया क्वारंटाइन। बिहार में बाहुबली आनंद सिंह और सोनू मोनू ने चलाई गोलियां। दिन दहाड़े फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर बोले पीएम मोदी, कहा कंफर्ट जोन में बंधन में नहीं बंधे थे सुभाष चंद्र बोस। पवन कल्याण की पार्टी को मिला इलेक्शन सिंबल। इलेक्शन कमीशन ने मान्यता प्राप्त दलों की लिस्ट में किया शामिल। दिल्ली के लोगों के साथ मिलकर बेरोजगारी दूर करेंगे अरविंद केजरीवाल, कहा दिल्ली से बेरोजगारी दूर करना सबसे बड़ी तरजीह। अमेरिकी सदर ट्रंप ने यमन के रेजिस्टेंस ग्रुप हूती को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम के तौर पर नामजद किया है। ट्रंप ने अपने पहले दौरे सदारत में भी हूती ग्रुप को दहशतगर्द के तौर पर नामजद किया था, जिसे बाइडन ने बदल दिया था। उधर हूतियों ने हमास और इजराइल की जंगबंदी के बाद कहा है कि अब वो रेड सी में सिर्फ इजराइल के जहाजों को ही निशाना बनाएंगे। अमेरिका के नए सदर ने ओहदा संभालते ही कई बड़े फैसले लिए हैं। बता दें कि व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी किया है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने यमन के हूती को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम यानी कि FTO के तौर पर नामजद किया है। ट्रंप ने ये फैसला अपने इक़्तिदार के पहले दौर में भी किया था, जिसे बाइडन इंतजामिया ने बदल दिया था। अब ट्रंप ने ये फैसला दोबारा नाफिज कर दिया है। हालांकि बाइडन के दफ्तर में हूतियों को FTO में डालने की दरख्वास्त उनके सदारत के आखिरी महीने में पहुंची थी। साबिक सदर ने ये कहते हुए FTO की फहरिस्त में डालने से इनकार कर दिया था कि इससे यमन को इंसानी इमदाद की फरहमी में रुकावट आ सकती है, और ये फैसला ट्रंप के लिए छोड़ दिया था। उधर अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने ट्रंप की हलफबरदारी के 2 दिन बाद इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू से फोन पर बात की और इजराइल के लिए मुस्तकबिल में अमेरिकी हिमायत का वादा किया और कहा कि इजराइल के लिए अमेरिका की मुस्तकिल हिमायत बरकरार रखना सदर ट्रंप की पहली तरजीह है। दूसरी तरफ यमन के मज़ामती ग्रुप हूती का कहना है कि अब वो रेड सी में सिर्फ इजराइल से ताल्लुक रखने वाले जहाजों को ही निशाना बनाएंगे। हूतियों ने कहा कि अब वो उन जहाजों पर हमला नहीं करेंगे जिनको उन्होंने पहले निशाना बनाया था, यानी अब वो दूसरे बहरी जहाजों को छोड़कर सिर्फ इजराइल से ताल्लुक रखने वाले जहाजों पर ही हमला करेंगे। इसके साथ ही यमन ने गजा जंगबंदी के बाद बरतानवी मिल्कियती कार्गो जहाज गैलेक्सी लीडर के अमले को भी रिहा कर दिया है। आपको याद होगा कि हूतियों ने फिलिस्तीनियों की हिमायत में रेड सी में तिजारती बहरी जहाजों पर हमले शुरू कर दिए थे। रेड सी में हूतियों ने ड्रोन्स और मिसाइलों से तकरीबन 100 से ज्यादा तिजारती बहरी जहाजों पर हमला किया था। दिल्ली में जैसे जैसे वोटिंग के दिन नजदीक आ रहे हैं, चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। इसी कड़ी में हैदराबाद से MP असदुद्दीन ओवैसी आज दिल्ली के ओखला असेंबली हलके में कैंपेन करने पहुंचे, जहां उन्हें लोगों का भरपूर प्यार और सपोर्ट मिला। आपको बता दें कि AIM ने ओखला असेंबली हलके से शिफा उर रहमान को उम्मीदवार बनाया है। जैसे कि सभी जानते हैं, शिफा उर रहमान अभी दिल्ली दंगों के इल्जाम में जेल में बंद है। दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को नतीजे सामने आएंगे। शिफा उर रहमान की अहलिया ओखला असेंबली के इलाकों में घर घर जाकर लोगों से दरख्वास्त कर रही हैं कि वो इस इंसाफ की लड़ाई में उनका साथ दें। ओखला असेंबली में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि बीजेपी की तरफ से मनीष चौधरी एक मजबूत चेहरा है और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के 2 बार के उम्मीदवार अमानतुल्लाह खान भी मैदान में हैं। ऐसे में देखना होगा कि इंसाफ की लड़ाई में शिफा उर रहमान को आवाम की कितनी हिमायत हासिल होती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पराक्रम दिवस कार्यक्रम 2025 के मौके पर लोगों को खिताब करते हुए कहा है कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की योम पैदाइश है। आज पूरा मुल्क उन्हें याद कर रहा है। मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सलाम करता हूं। इस साल का पराक्रम दिवस नेताजी की जन्मभूमि पर शानदार तरीके से मनाया जा रहा है। मैं उड़ीसा की आवाम और हुकूमत को मुबारकबाद देता हूं। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। मैं नेताजी सुभाष बाबू को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। इस वर्ष के पराक्रम दिवस का भव्य उत्सव
नेताजी की जन्मभूमि पर हो रहा है। मैं ओडिशा की जनता को, ओडिशा सरकार को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। कटक में नेताजी के जीवन से जुड़ी एक विशाल प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में नेताजी के जीवन से जुड़ी अनेक विरासतों को एक साथ सहेजा गया है। कई चित्रकारों ने कैनवास पर नेताजी के जीवन प्रसंग की तस्वीरें उकेरी हैं। अमेरिका के सदर बनने के बाद ट्रंप ने बुध के रोज को किसी विदेशी लीडर को पहला फोन किया है। बताते चले कि ट्रंप ने सबसे पहला फोन सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को किया है। इस फोन कॉल के बाद मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका में $600 बिलियन के इन्वेस्टमेंट पर रजामंदी जाहिर की है। ये फोन कॉल ट्रंप की प्रायोरिटीज को दिखाता है। इस बातचीत में ट्रंप ने इजराइल और सऊदी अरब के बीच रिश्तों को नॉर्मल बनाने की इच्छा जाहिर की है। इस बातचीत के तहत सऊदी अरब अमेरिका के साथ एक बड़ा हिफाजती मुआहिदा कर सकता है। इसके तहत अगर सऊदी अरब पर हमला होता है तो अमेरिका हिफाजत की गारंटी देगा। इसके अलावा अमेरिकी इकोनॉमी में भारी इन्वेस्टमेंट भी इसमें शामिल है। ट्रंप अपने पहले दौर हुकूमत में भी इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे को पूरी तरह हल करना चाहते थे। हालांकि सऊदी अरब ने लंबे समय से साफ किया है कि ऐसा मुआहिदा तभी होगा जब फिलिस्तीनी रियासत की तामीर की राह में ठोस कदम उठाए जाएं। महाराष्ट्र के जलगांव में बीते रोज एक बड़ा ट्रेन हादसा पेश आया है। बताते चले कि बीते रोज पुष्पक ट्रेन के पैसेंजर इस हादसे के शिकार हो गए, जिसमें मरने वालों की तादाद 13 बताई जा रही है। इसकी जानकारी जलगांव कलेक्टर आयुष प्रसाद ने दी है। बताते चले कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बताया है कि जलगांव में अफवाह की वजह से हुए हादसे में 13 लोगों की जान चली गई है। दरअसल जलगांव में स्टेशन के आगे बढ़ते ही लखनऊ मुंबई पुष्पक एक्सप्रेस ने ब्रेक लगाया तो पहियों से चिंगारी निकलने लगी। ब्रेक बाइटिंग की वजह से निकली इस चिंगारी को देख पैसेंजर को आग लगने का शक हुआ। ये अफवाह इतनी तेज फैली कि ट्रेन में अफरा तफरी का माहौल बन गया और जान बचाने के लिए लोग ट्रेन की चैन खींचकर पटरियों पर कूदने लगे। जान बचाने के चक्कर में कूदे लोगों को ये नहीं पता लगा कि असल में वह मौत के मुंह में कूद रहे हैं। कुछ लोग ट्रेन की एक तरफ पुलिया की दीवार के पास कूदे और कुछ लोग दूसरी तरफ रेलवे ट्रैक पर उतरे। शार्प टर्न होने की वजह से उन्हें सामने से आने वाली ट्रेन का अंदाजा नहीं लगा। ऐसे में तेज रफ्तार में आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में कई पैसेंजर आ गए। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 14 से 15 लोग जख्मी हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ट्रेन हादसे में मुतासिरों के खानदान को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। वहीं रेलवे ने भी मरने वालों के खानदान को 1.5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है और जो शदीद जख्मी हैं उन्हें 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है। ट्रेन में आग लगने की हुई तो भाग रहे थे हम लोग एक दूसरे को, खुद को बचाने के लिए, आग से बचाने के लिए। तो उसी में मेरे को भी धक्का दिया, मेरी माँ को भी धक्का दिया। किसने दिया पता नहीं, सब लोग अपना जान बचाने के लिए भाग रहे थे तो उसी में मेरी माँ का वो हो गए। आप भी थे उस टाइम में, तो आपने भी, वो कौन है, आपने देखा था उसको? नहीं, धक्का कैसे लगा? धक्का कैसे लगा? बाथरूम के साइड से आवाज आया तो माँ ने जॉम मारी। ऊपर सीट पे बैठी थी, ऊपर से नीचे गिरी तो बोले कि राधा भाग जा। तो मैं भी पीछे पीछे भाग रही थी, मेरे को आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे, सब लोग मेरे को पीछे धक्का दे रहे थे। तो मैं जबरदस्ती घुस के दरवाजे तक पहुंची, मेरे को दरवाजे में धक्का दिया। तो कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। मेरी माँ है जो पुष्पक एक्सप्रेस से लखनऊ से मुंबई आ रही थी। हम लोग नेपाल के रहने वाले हैं। मम्मी की आत्मा की शांति चाहूँगा, उनकी आत्मा को शांति मिले। उनका नाम क्या था? उनका नाम कमला भंडारी। नेपाल से मुंबई क्यों आ रहे थे? हम लोग यहाँ पे रहते हैं, जॉब करते हैं। दिल्ली में इलेक्शन नजदीक हैं। इसी बीच सभी पार्टियां आवाम के बीच पकड़ बनाने और राजधानी की सत्ता हासिल करने की जद्दोजहद में लगी हैं। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी से लेकर सभी दल एड़ी चोटी का दम लगा रहे हैं। इसी के चलते आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली वासियों से रोजगार देने का वादा किया। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। आपको याद होगा कोरोना का टाइम,
कोरोना के वक्त सारे बाजार बंद हो गए थे, दुकानें बंद हो गई थी, इंडस्ट्री बंद हो गई थी, बड़े स्तर के ऊपर बेरोजगारी फैल गई थी, सबकी नौकरियां चली गई थी। उस वक्त हम लोगों ने दिल्ली सरकार के माध्यम से कई सारे प्रयास करके 12 लाख बच्चों को रोजगार का इंतजाम किया था। आज पंजाब में हमारी सरकार है। पंजाब में मात्र 2 साल के अंदर हम 48,000 से ज़्यादा बच्चों को सरकारी नौकरी दे चुके हैं और 3 लाख से ज़्यादा बच्चों के लिए प्राइवेट में रोज़गार का इंतजाम कर चुके हैं। तो हमें रोज़गार देना आता है और हमारी नीयत भी साफ है। हमारे दिल में आपकी समस्या को लेके पीड़ा है, इसके ऊपर हम काम करेंगे, मिलके करेंगे। मैं अकेला नहीं कर सकता, मेरी टीम भी अकेले नहीं कर सकती। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ मिलके, जैसे हमने अन्य क्षेत्रों में ऐतिहासिक काम किए, मुझे पूरी उम्मीद है अगले 5 साल के अंदर दिल्ली से बेरोजगारी दूर कर देंगे। आजकल बॉलीवुड के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। कभी किसी सेलिब्रिटी पर हमला हो रहा है तो कभी किसी को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अब एक ऐसा ही मामला सामने आया है। बताते चले कि कॉमेडियन कपिल शर्मा, सुगंधा मिश्रा, एक्टर राजपाल यादव और कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा को पाकिस्तान से ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकियां मिली हैं। अंबोली पुलिस ने एक नामालूम शख्स के खिलाफ BNS की धारा के खिलाफ FIR दर्ज की है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक धमकी भरा ईमेल पाकिस्तान से भेजा गया था। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बताते चले कि इस ईमेल में लिखा है कि हम आपकी हाल की एक्टिविटीज़ पर बारीकी से नज़र रखते हैं। हमारा मानना है कि एक सेंसिटिव मामले को आपके ध्यान में लाना ज़रूरी है। ये कोई पब्लिसिटी स्टंट या आपको परेशान करने की कोशिश नहीं है। हम दरख्वास्त करते हैं कि आप इस पैगाम को संजीदगी से लें। ईमेल में आगे वार्निंग दी गई है कि अगर ईमेल भेजने वाले की मांगें पूरी नहीं की गई तो शदीद अंजाम भुगतने पड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, इसमें 8 घंटे के अंदर जवाब देने की भी मांग की गई है। जम्मू कश्मीर के रजौरी में पुरअसरार बीमारी से 17 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर रजौरी ने एक बड़ा फैसला लिया है और बहरहाल के मुतासिर खानदानों को सरकारी नर्सिंग कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ने इस मामले में जानकारी शेयर की है। बुध के रोज को चंडीगढ़ से सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम ने बहरहाल गांव का दौरा किया था। इस दौरान डॉक्टर अमरजीत सिंह भाटिया ने उम्मीद जताई कि मुतासिरों को जल्द ही सही किया जाएगा। जांच में सामने आया है कि सभी मौतों में एक कॉमन रीजन पाया गया है। इस बीमारी में लोगों को नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचता है और फिर मौत हो जाती है। बताते चले कि GMC रजौरी में 9 लोगों को एडमिट किया गया था, जिनमें से 5 लोग ठीक हो गए हैं। जांच में बात सामने आई है कि बीमारी को अगर शुरुआत में ही डिटेक्ट कर लिया जाए तो इसे सही समय पर सही किया जा सकता है, लेकिन एक बार में ये बीमारी अगर दिमाग में पहुंच गई तो इसका सही होना काफी मुश्किल है। बीते रोज यानी कि बुध को लोगों को क्वारंटाइन किया गया था। वहीं एक अफराद को PGI चंडीगढ़ रेफर किया गया था। वहीं रजौरी इंतजामिया ने मुतासिर लोगों के लिए करीब 150 बेड वाले ऑब्जर्वेशन सेंटर बनाए हैं। इस सेंटर पर 24 घंटे CCTV से निगरानी की जाएगी और लोगों की हिफाजत के लिए पुलिस नफरी भी तैनात रहेगी। इसमें 50 बेड का ऑब्जर्वेशन सेंटर GMC रजौरी और 100 बेड का ऑब्जर्वेशन सेंटर गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में बनाया गया है। मरीजों की निगरानी रखने के लिए डॉक्टरों की 24 घंटे ड्यूटी लगाई गई है। मरीजों को जो खाना दिया जा रहा है उसे सही तरीके से सैनिटाइज किया जा रहा है और साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। बता दें, पिछले साल दिसंबर के महीने से ही लोगों की रहस्यमय मौतों का सिलसिला जारी है। इस बीमारी ने अब तक 17 लोगों की जान ले ली है और कई लोग अभी भी इस बीमारी के चलते अस्पतालों में एडमिट हैं। आज दिल्ली असेंबली इलेक्शंस के लिए कांग्रेस का थीम सॉन्ग लॉन्च किया गया है। इस दौरान दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य देवेंद्र यादव ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। बताते चले कि उन्होंने कहा है कि दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी की मौजूदा हुकूमत ने न सिर्फ टॉप लीडरशिप बल्कि अपने दीगर साथियों को भी इसका फायदा पहुंचाया है। चुनाव मुहिम के दौरान हम दिल्ली में घर घर जा रहे हैं। आज दिल्ली के नौजवानों में बेरोजगारी और नशे की लत एक बड़ा मुद्दा है। इस दौरान उन्होंने मीडिया को खिताब करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। हम आज जब विधानसभाओं में जा रहे हैं, घर घर जाने के अपना जो डोर टू डोर करने का काम कर रहे हैं, उसमें आज प्रमुखता के साथ ये मुद्दा भी सामने आता है, क्योंकि पिछले 10 सालों में शराब और नशे का जो व्यापार, इलीगल व्यापार दिल्ली में बढ़ा है, उससे विशेष रूप से हमारी माताएं बहनें बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं।
बेरोजगारी की मार है और बेरोजगारी के चलते आज उनके बच्चे, उनके परिवार के लोग जिस तरीके से नशे की ओर आकर्षित हो रहे हैं, ये एक बहुत चिंता का विषय है। आपने अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर इसी शराब घोटाले को चलकर जो सीएजी की रिपोर्ट लीक हुई, उसमें भी स्पष्ट तौर से कहा गया है कि 2000 करोड़ रुपए का नुकसान सरकार को इस योजना के तहत हुआ है। तो मैं आप सभी से ये गुजारिश करूंगा कि जो इनका असली चेहरा है आम आदमी पार्टी का, उसको उजागर करने में आप सबका सहयोग मिलेगा। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए आज सुबह 7 बजे से बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग हो रही है। हमारे नुमाइंदा शाहनवाज नकवी ने इलेक्शन पर पूरा अपडेट दिया है, देखिए। नाज़रीन, रियासत उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो यहाँ पर निकाय चुनाव के लिए सुबह से ही आज मतदान किया जा रहा है। जी हाँ, ये मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ था और शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। नगर निगम चुनाव अगर काशीपुर की बात की जाए तो काशीपुर नगर निगम में भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो दीपक वाली, कांग्रेस के प्रत्याशी संदीप सेगर, समाजवादी पार्टी से नदीम अख्तर, बसपा प्रत्याशी हसीन खान चुनावी मैदान में हैं। इसी के साथ ही साफ तौर पर भाजपा और कांग्रेस में साफ तौर पर मुकाबला देखा जा रहा है। आज काशीपुर की जनता में परिवर्तन की बयार बह रही है और सभी लोग एक भयमुक्त शासन चाहते हैं। जब मैं पहुंचा तो अच्छी संख्या में हमारे भाई मातृशक्ति वोट डालने के लिए आए हुए हैं। तो मैं तो बाकी भी सबसे ये निवेदन करूंगा कि अपने मत का प्रयोग करने जरूर आए। अपनी मातृशक्ति से, अपने बुजुर्गों से, युवा साथियों से यही अपील है कि अपने मत का प्रयोग करें। वो आपका अधिकार भी है और जिम्मेदारी भी है। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SIO ने स्टूडेंट मैनिफेस्टो जारी किया है और मुस्लिम इलाकों में तालीम और सेहत की बदहाली का मुद्दा भी उठाया है। ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि मुस्तफाबाद, सीलमपुर और जाफराबाद इलाके तालीम के मामले में पिछड़े हुए हैं। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने और क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के एरियाज़ में जो वहाँ की असम्बलीज़ हैं, तो वहाँ पर मैं ग्राउंड पर गया, वहाँ के स्टेक होल्डर से मुलाकात किया। एजुकेशन के सेक्टर में खासकर सीलमपुर, मुस्तफाबाद वह इलाका जो है बहुत पीछे है। पूरा इलाका घूमने पर भी सिर्फ 1-2 पब्लिक लाइब्रेरीज़ वगैरह नज़र आती हैं, कोचिंग सेंटर नज़र नहीं आते। स्कूल की जो कंडीशन है, जो अभी गवर्नमेंट है, बहुत स्कूल को लेकर और एजुकेशन को लेकर बहुत बड़े दावे करते हैं। कार्य में जो पॉलिटिकल टारगेटिंग पिछले कुछ सालों में हो रही है, उसके वजह से वहाँ पे फ्रीडम का कर्टेलिंग जो हो रही है, वहाँ पे स्टूडेंट्स को टारगेट किया जा रही है, उनको आवाज़ को छुपाया जा रही है। इस पर भी SIO यहाँ पे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके सामने ये रखना चाहते हैं। ये एक बहुत डेंजरस ट्रेंड है। यहाँ पे स्टूडेंट्स को कैंपसेस में फ्रीडम होना चाहिए, अपना बात रखने का मौका होना चाहिए, प्रोटेस्ट करने का मौका होना चाहिए। 2019 से 2024 तक टोटल स्कूल्स का एनहांसमेंट हमारे पास जो है वो सिर्फ 13 स्कूल्स का एनहांसमेंट हुआ है, जबकि हमारे पास स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन जो है वो 2,43,000 के करीब हुआ है। अब 13 स्कूल में 2,43,000 बच्चे कैसे एकोमोडेट होंगे? तो ये फैसिलिटेशन हम चाहते हैं कि जो भी हुकूमत आए वो हुकूमत ये चीज़ जो है वो प्रोवाइड करे। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।